नमस्कार मेरे दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में मैं व्याकरण पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। तो आज के व्याकरण वाले इस वीडियो में हमारा टॉपिक है शब्द। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा के विषय में सोचेंगे। तो अगर शब्द की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना चाहिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भगवान एक शब्द है। भक्त, पूजा, फूल इत्यादि। हमें हिंदी व्याकरण को अक्षरशः याद करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो प्रश्न आएंगे अब परीक्षाओं में, वे प्रश्न रटने वाली प्रक्रिया से नहीं होंगे, बल्कि वे आधारित होंगे आपकी समझ पर कि आपने मुद्दे को, कंसेप्ट को, टॉपिक को कितना समझा है। इस आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब रटने की प्रक्रिया को छोड़ना है हमें और पूर्णतः सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करना है। तो शब्द के विषय में हमने बात की कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को डैश अर्थात शब्द कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक ये मेरा जो टीचिंग मटेरियल है, शिक्षण सामग्री जो मैं आपके लिए तैयार करता हूँ, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। वह अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है। हमें पता है कि आज के ज़माने में बहुत सारे वीडियो वाले एक समूह बना करके, ग्रुप बना करके वीडियो बना रहे हैं, जिनमें वे बहुत खर्च करते हैं। उनका रंगीन तड़क भड़क वीडियो होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको भी ये बात समझ में आती है कि ज्ञान तड़क भड़क के लिए नहीं जाना जाता है। ज्ञान का मतलब है टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट सही होना चाहिए। जो तथ्य आप पढ़ रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा उतरना चाहिए, सही होना चाहिए। तो वीडियो देखने वाले की संख्या कितनी है, वीडियो बनाने वाले कितनी मात्रा में प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ये मुख्य बात नहीं है। आपको तड़क भड़क से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वीडियो की जो गुणवत्ता है वह कितना सही है। तो इस आधार पर मेरी जो शिक्षण सामग्री होती है वह बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होती है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो हम लोग अब देखते हैं ये जो मेरा लिस्ट है शब्द के विषय में। तो शब्द को हम लोग कितने तरह से समझेंगे? तो शब्द को हम लोग कहेंगे, शब्दों को आप बांट सकते हैं दो प्रकार में। कुछ जो होते हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो निरर्थक होते हैं। तो निरर्थक शब्दों को हम लोग व्याकरण में नहीं पढ़ते। निरर्थक शब्दों का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि भाषा का मतलब ही है अपने भावों को कहना, अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्ति के संबंध में अगर निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए शब्द का मतलब सार्थक शब्द। अब आगे हम लोग इस पर ध्यान दें कि सार्थक शब्दों की प्रकृति कैसी होती है। तो जो वर्गीकरण किया गया है शब्दों का वह कई प्रकार से है, एक ही प्रकार से नहीं है। तो बनावट के आधार पर सबसे पहले हम लोग इस कैटेगरी को देखेंगे। इस वर्ग में बनावट के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को रखा गया है। तो बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ी यौगिक या योग रूढ़।
उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, तो वह है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। 4 प्रकार के हुए। अर्थ के आधार पर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये प्रकार हुए। रूपांतर के आधार पर, रूपांतर रूप बदल जाता है शब्दों का, तो उस आधार पर शब्दों को विकारी अविकारी 2 समूहों में बांटा गया। तो विकारी में आपको आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में आइए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये आपको शब्दों का वर्गीकरण है। अगर इनको याद कर लें तो आपको भविष्य में बहुत सहायता मिलेगी भाषा को समझने में, याद करने में। तो ये शब्दों का वर्गीकरण है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन वर्गों को, वर्गीकरण को, शब्दों का जो वर्गीकरण है उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे का मतलब वो क्या है, तो वो है आपको कह दें कि ये रूढ़ी शब्द। सबसे पहले रूढ़ी शब्द कैसे शब्दों को कहेंगे? जिन शब्द के सार्थक खंड न हो सकें, ऐसे शब्द जिनको अगर हम अलग अलग करें, उनको तोड़ें, तो उनमें टूटे हुए भाग का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे रात, रात एक शब्द है, और इस रात को अगर हम 2 भाग में कर दें तो रा और तो रा और तो का अलग अलग कोई मतलब नहीं है। रा का भी मतलब नहीं है, तो का भी मतलब नहीं है। तो जिन शब्द के सार्थक खंड न हो उन्हें हम लोग रूढ़ी शब्द कहते हैं। रात, घर, पुस्तक, हम, तुम, वे, सब इत्यादि इत्यादि। दूसरा समूह है यौगिक शब्द का। तो वे शब्द जिनका निर्माण इस समूह में वैसे शब्दों को रखा गया है जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से हुआ हो। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, विश्व और विद्यालय मिल गए तो बन गए विश्वविद्यालय। विश्व भी का भी अर्थ है, विद्यालय का भी अर्थ है। देवालय, देव जोड़ आलय, तो ये देव का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। ठीक है, तो मतलब ऐसे शब्द जिनके भागों का भी, जिनको अगर तोड़ के अलग अलग करें तो उनके अलग अलग खंडों का भी अर्थ हो, 2 शब्द हों, वे मिलकर के एक तीसरा शब्द बनावें, तो उनको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। अब रूढ़ी यौगिक शब्द, ये वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण 2 या अधिक शब्दों से होता है, लेकिन वे शब्द सामान्य अर्थ की सूचना न देकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ये भी 2 शब्दों के मिलने से ही बनते हैं, लेकिन 2 शब्द जब मिल जाते हैं तो उनका एक तीसरा अर्थ भी समझ में आता है। जैसे पंकज, पंकज का मतलब है जो जन्मा है कीचड़ में, उसका मतलब होता है कमल। पंकज का मतलब कमल। नीरद, पानी देता है जो, तो वह हुआ बादल। तो रूढ़ी शब्द में हमने क्या देखा कि ऐसे शब्द जिनको खंडित करें तो खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। रूढ़ी यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं और नए शब्द का एक तीसरा अर्थ भी होता है। तो अब उसके बाद हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को समझेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। एक्चुअली सही माने में, वास्तव में परीक्षा में आपको इसी कैटेगरी से, इसी वर्गीकरण से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्गीकरण
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर किसी भी भाषा का शब्द भंडार लंबी परंपरा से निर्मित होता है। अध्ययन के आधार पर शब्दों को 5 स्रोतों से लाया माना जाता है। शब्द कहाँ कहाँ से आए? स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम उन्हें 5 वर्गीकरण में बांटेंगे। पहला, तत्सम, तत् जोड़ सम अर्थात उसके समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में हैं, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। संस्कृत का शब्द होता है और उसे हम हूबहू हिंदी में स्वीकार कर चुके हैं, तो उसको बोलते हैं तत्सम। जैसे सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, धृत, घृत, गृह, कर्म आदि आदि। संस्कृत के शब्द हूबहू हिंदी में लिखे जाएं तो वो तत्सम होते हैं। और संस्कृत का शब्द या किसी दूसरी भाषा का शब्द अगर आकर के हिंदी में अपना रूप बदल के लिखाए तो उसे तद्भव कहते हैं। तत् जोर भव, उत्पन्न होना या विकसित होना, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर विभिन्न कालखंडों में प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। वे भिन्न भिन्न भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए। संस्कृत में थे, पर उसके पाली में थे, अपभ्रंश में हुए और अंत में वो हिंदी में आ गए। जैसे कृष्ण से विकसित होकर, कृष्ण क्या है? संस्कृत का है, उसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं कान्हा, तो कान्हा भी बना। तो कान्हा क्या है? ये तद्भव है। वर्षा से वर्षा या हस्त से हाथ बना, तो ये हस्त क्या है? तत्सम। वर्षा क्या है? तत्सम। और ये हाथ और ये हस्त है तत्सम, और हाथ हो गया तद्भव। अग्नि संस्कृत का है, तत्सम हुआ, और आग तद्भव। तो जो संस्कृत का हूबहू लिखा जाए वो तत्सम, जो हिंदी में बदल करके जिसका रूप लिखा है तद्भव। देशी या देशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से या उनकी बोलियों से लिए गए हैं या जिनकी उत्पत्ति का पता न हो। उदाहरणतया झाड़ू, चीनी, टांग, खाट, चपत, लोटा, डिब्बा आदि जो पूर्णतः देशी हैं, जिनकी उत्पत्ति देशी भाषाओं से हुई है, उसे हम लोग देशी या देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या आगत शब्द, और विदेशी शब्द कौन कौन है? विदेशी शब्द होता है अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं से के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी शब्द कागज़, कानून, लालटेन, लैंटर्न से, खत, जिला, दारोगा आदि ये विदेशी या आगत शब्द हैं। ये लालटेन, कानून, कागज़ ये अरबी, फारसी या अंग्रेजी ये बाहर से आए हैं। उसके बाद उदाहरण स्वरूप ये अरबी से इतना है दिया हुआ: आदमी, औरत, अदालत, तनख्वाह, तारीख, कर्ज, जुलूस, जहाज, दुकान, शराब, मौसम। फारसी आमदनी, आवाज़, गुलाब, दिल, दवा, पुल, पर्दा, मकान, मजदूर, शादी, सरदार, सरकार, हजार इत्यादि। अंग्रेजी से आया शब्द है मजिस्ट्रेट, पुलिस, वोट, पेंशन, प्लेग, मलेरिया, कैंसर, कार, स्कूटर, साइकिल, रेल टिकट। तुर्की उर्दू कैंची, चाकू, ताश, लाश, बारूद, बीवी। पुर्तगाली कमरा, अलमारी, गमला, काफ़ी, काजू, पपीता, बोतल, चीनी, चाय, लीची, चीकू, जापानी, रिक्शा। रेलगाड़ी से में या रेल अंग्रेजी भाषा का, जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। ये संकर शब्द कौन है? दो भाषाओं को मिलाकर जो बन जाता है नया शब्द। उदाहरणतया हिंदी और अरबी, फारसी, थानेदार, घड़ी साज, हिंदी और संस्कृत, वर्षगांठ, पूंजीपति। अंग्रेजी और अरबी,
फारसी, अफसर शाही, अफसर शाही, बीमा पॉलिसी, ये बीमा पॉलिसी, ये दो भाषाओं को मिला करके नया बन जाता है बीमा पॉलिसी। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पूरा शब्द का समूह है इसमें, मुझे अच्छा लगा, इसलिए शिक्षण सामग्री के तौर पर, टीचिंग मटेरियल के तौर पर ये मैंने आज के वीडियो के लिए सेलेक्ट किया। आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करता हूँ। तद्भव में देखिए, अक्षर, अटारी, अफीम, आँख, आंसू, आज, आप, अम्मा, ओठ, अक्षत, अंगोछा, अंगीठी, अगुआ, आंवला, इलायची, इतवार, इमली, ईंट, उजला, उंगली, ऊँट, उल्लू, काठ, कुआं, कान्ह, कोयल, कौवा, कौवा, कपूर। इसी तरह से लिस्ट दिया है। ये आपको ये है तत्सम का अक्षर, अट्टालिका, अहिफेन, अक्षि, अश्रु, ये चरण, छाया, छिन्न, छेद, तद्भव, तत्सम, चरण, छत्र, क्षण, छिद्र, चूड़िका। ये पूरा आप इसको याद कर जाएं। इसका आप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, याद करना ज़रूरी है। मुझे मेरे बोल देने से कुछ नहीं होगा, आप इसको पढ़ भी लेंगे, इसको याद करेंगे। उसके बाद अब हम लोग जो पढ़े हैं अब तक, ये शब्दों का वर्गीकरण, इसके आधार पर हम लोग नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये हिंदी व्याकरण का मेरा वीडियो हमेशा आप देखते रहेंगे। इसको मैं लगातार आपके लिए पेश करता रहूँगा। तो इसमें हमेशा प्रश्नों का संग्रह होगा जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। चांद शब्द का तत्सम रूप है। चांद शब्द का संस्कृत रूप, तत्सम रूप क्या है? तो चंद्र। ठीक है। इसके बाद दूसरा, प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? प्रिय का हिंदी में क्या होता है? तो प्रिय का होता है पिया। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम यौन वंश भूषिका है तो नेह नहीं है, ये नेह आंसर हुआ। चौथा प्रश्न, चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है इसमें आपको हल्दी। ये सब संस्कृत है, ये हल्दी है, तो आंसर हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तो ये चिन्ह। गृध्र शब्द का तद्भव रूप बताइए। तत्सौ ये बताना है, तो इसमें आपको होगा गीध है, ये डी। 7, सातवां प्रश्न, गेहूं शब्द का तत्सम रूप है। गेहूं, गोधूम। संस्कृत में से गोधूम बोले। इसके बाद आ जाइए गोबर। गोबर शब्द का तत्सम रूप है गोविष्ट। अंगीठी तत्सम रूप का तत्सम रूप। अंगीठी का तत्सम रूप है अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी, नहीं, ये सी का मतलब अग्निष्ठिका। 10, तिक्त का तद्भव है। तिक्त का तीता। खाट का तत्सम रूप, खाट, खट्वा। 12, दाहिनी का तत्सम रूप है दक्षिण। 13, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में इसमें खोजना है तद्भव। तद्भव खोजेंगे, ये पंक्षी, पक्षी भी नहीं, पंक्षी। ससुर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, छापने वाले ने गलती कर दी है, तो ये ससुर में ये होगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप है श्वासुर, ये। 15, चूर्ण का तत्सम शब्द है चूर्ण, चूर्ण। 16, ढीठ शब्द का तत्सम रूप है धृष्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है, तो ये इसमें है ने है। ये रिपीट हो गया है, प्रश्न पहले भी था।
आफ्टर दैट उसके बाद देखते हैं 18 में, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है ये देखना है आपको। तो पेड़, पेड़ स्कंद भी है तत्सम, वृक्ष भी है, कदली भी है, कदली फलम, तो ये पेड़ इसमें ये तद्भव है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज, देशी जो शुद्ध देश में बना है तो वह खाट। बुक, पलंग, शर्ट ये तो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ी है, जिसका मतलब कुछ और होता है, तो वह है कमल नयन। कमल की तरह नयन हैं जिनके। तो मेरे दोस्तों ये मैंने फिनिश किया 20 प्रश्नों का यह सेट, और उम्मीद करता हूँ कि शब्द पढ़ आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको देखेंगे और देखने के बाद टिप्पणी भी करेंगे, क्योंकि आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुमूल्य है। उसको मैं सुझाव के तौर पर स्वीकार करता हूँ। अगर अच्छा ना भी लगे तब भी आप टिप्पणी करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही बोलें, कोई कमी नज़र आवे तो उसको भी आप लिख सकते हैं, उसका भी स्वागत होगा। तो आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।